अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी इज अ न्यूमेरिकल। पार्ट ए यानी कि डिफाइन बॉन्ड एनर्जी और डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं, ये हम ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। And how do you compare the bond strength of polar and non-polar molecules, sigma and pi bond? As we have already studied कि polar bond का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। लिहाजा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का भी हम फर्क पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, बिकॉज इट इज बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सो हम इसका पार्ट बी तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन पार्ट ए आप जो है वो लेक्चर के अंदर स्टडी कर सकते हैं। सो सबसे पहले पार्ट बी, पोलर वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि एज वी ऑलरेडी नो, हम जैसा कि पहले ही जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप होगी। अगर बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप होती है तो हम कहेंगे कि वो बॉन्ड पोलर हो गया। बॉन्ड पोलर होने से होता क्या है? बॉन्ड पोलर होने से होता यूं है, बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप होने से होता यूं है कि एक मॉलिक्यूल का एंड पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, एक मॉलिक्यूल का एंड पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। चूंकि एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव और एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव होता है, लिहाजा इन दोनों में एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। वो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इनको और स्ट्रांगली होल्ड करती है। तो यहां हम लिखेंगे ड्यू टू डेवलपमेंट of additional force of attraction between two poles, the polar bond क्या करेगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, becomes stronger as compared to नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड में डेफिनेटली एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप नहीं हो सकती ना, वो तो तब डेवलप होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अल्टीमेटली पोलर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है नॉन पोलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ कंपैरिजन। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड पॉइंट ऑफ पार्ट बी, कि हमारे पास अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, यानी कि जो पार्ट बी में सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अब सिग्मा बॉन्ड और कंपेयर करें यानी कि पाई बॉन्ड से, इसके लिए मैं ना डायग्राम बनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, ये दो न्यूक्लियसेस हैं, तो जो ओवरलैप है ना, या जो बॉन्ड बना है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बना है, यानी कि मिड में। अब यहां पे हुई है ओवरलैपिंग, तो इसको टाइटली बाउंड कर लेंगे टू न्यूक्लियस, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सिग्मा
bond is tightly HTLY bound between two nuclei. अगर वो स्ट्रांगली हेल्ड है दो न्यूक्लियस के दरमियान, ये जो मैंने न्यूक्लियस गोल दायरे बनाया है डेट एक्चुअली शो द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो दो पॉजिटिव न्यूक्लियसेस उस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपके ख्याल में वो बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज टाइटली बाउंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, हेंस it requires more energy to break down. अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, आप इसमें वैल्यू भी लिख सकते हैं कार्बन के सिंगल बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड जो होता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ये किस तरह की ओवरलैपिंग से बना था? ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये बना था लीनियर हेड ऑन अप्रोच से या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना था। जो पाई बॉन्ड होता है वो बनता है, अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं इसमें तो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इसके ऊपर और नीचे ओवरलैप होने से बना है। और इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? इस तरह की ओवरलैपिंग को कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। ये जो बनता है ना, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। स्टूडेंट, पैरेलल ओवरलैपिंग से ये या ऊपर बना है, पैरेलल ओवरलैपिंग से ये ऊपर बना है और नीचे बना है। तो अब ये दो न्यूक्लियस थे, ये इसके ऊपर और नीचे फॉर्म हुआ है। ये बिटवीन द न्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, लिहाजा इस पे जो होल्ड होगा वो लेस होगा। तो मैं यहां अगर लिखना चाहूं, सिंस पाई बॉन्ड is formed above and below nuclear axis, hence वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है ना, फैल जाता है, hence it is more diffuse, क्योंकि ऊपर और नीचे दो जगह से ओवरलैपिंग हो रही है, diffused and have less hold by two nuclei, जो जिनके दरमियान ये बन रहा है। लिहाजा it will be weaker bond, it will be weaker bond as compared to sigma। ये डिफ्यूज ज्यादा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप कार्बन की सिंगल बॉन्ड और कार्बन की डबल बॉन्ड की एनर्जी निकालें तो उनमें एग्जैक्टली डबल का फर्क नहीं आता। इसका मतलब पाई बॉन्ड जो होता है वो कम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। Now students, we have to calculate the bond energy of HBr in kilojoule per mole। हमने HBr की एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलोजूल पर मोल में, और हमें जो बॉन्ड एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन की गिवन है, ब्रोमीन की गिवन है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम हाइड्रोजन से बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे पर मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पर मॉलिक्यूल एनर्जी निकली है उसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि पर एटम एनर्जी निकले। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे ब्रोमीन के साथ, यानी कि उसमें भी हम पहले जो हमारे पास पर मॉलिक्यूल एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी, वह आएगी हमारे पास डिवाइड करके एवोगैड्रोस नंबर से।
दिस शुड बी कैपिटल ए, दिस शुड बी कैपिटल ए, और फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो पर एटम एनर्जी आ जाएगी ब्रोमीन की और हाइड्रोजन की। जब ये दो एनर्जीज आ जाएंगी ना, तो मैं इन दोनों को ऐड अप कर लूंगा, तो मेरे पास HBr के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी। वो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आएगी उसे मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की। लेट्स रीराइट दिस, एक 1 मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को मैं अगर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट सी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने करना ये है कि हाइड्रोजन H2 की एनर्जी क्या है, 436 किलो जूल फॉर 1 मोल। हम इसको कन्वर्ट करते हैं पर मॉलिक्यूल में, पर मॉलिक्यूल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी है, एनर्जी उसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से, 6.02 10⁻23, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी होगी ये हमने रिक्वायर करना है। तो ये तो है एक मोल के लिए, तो पर मॉलिक्यूल के लिए इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 72.42 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज पर मॉलिक्यूल। अब पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आई है हाइड्रोजन के लिए वो पर एटम पे ले जानी है। सो नाउ वी विल गो फॉर पर या ईच एटम। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो मेरे पास वैल्यू आई है ना 72.42 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास पर एटम आ जाएगी, वो आएगी 36.21, ठीक है, 10⁻23 किलो जूल। नाउ दिस इज पर एटम, पर हाइड्रोजन एटम। अब मैं सेम प्रोसेस रिपीट करता हूं फॉर ब्रोमीन। फॉर ब्रोमीन पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी आई है, पर मॉलिक्यूल वो मेरे पास कितनी आई है। देखें, ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए मुझे चाहिए 193 किलो जूल फॉर 1 मोल। तो मैं अगर इसे डिवाइड कर दूंगा 6.02 10⁻23 से, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी, जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी 32.06 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, नाउ दिस इज नॉट मोल क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं चाहता हूं पर एटम आ जाए। पर एटम के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये वैल्यू आई है 32.06 10⁻23 किलो जूल, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.03 10⁻23 किलो जूल पर एटम। नो, मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड अप करना है। ये ऊपर वाली वैल्यू शो कर रही है हाइड्रोजन के लिए, एटम के लिए, ये शो कर रही है ब्रोमीन एटम की कंट्रीब्यूशन, ईच एटम की कंट्रीब्यूशन एनर्जी में। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर लूं तो मेरा HBr की एनर्जी आ जाएगी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि H एक एटम है, Br एक एटम है, दोनों की ऐड कर लूंगा तो HBr की आ जाएगी। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूं, यानी कि 36.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 किलो जूल को मैं ऐड कर लूं इस वैल्यू के अंदर जो ब्रोमीन की है 16.03 10⁻23, तो मेरे पास HBr की एनर्जी आ जाएगी, विच कम्स टू बी 52.31 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। आप कहेंगे सर इसे तो आपने कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो बड़ा आसान है। HBr की बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालने का तरीका आसान क्या है, जो वैल्यू है मेरे पास 52.31 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपका आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल में।
जो कि आएगा 314.90 किलो जॉल पर मोल। नाउ दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr 314.90। अच्छा, अब ये है मेरी कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी जो मैंने कैलकुलेट की है। कैलकुलेटेड वैल्यू वो है 314.90 जो किलो जॉल पर मोल। मैं एक्सपेरिमेंट से अगर फाइंड करने की कोशिश करता हूं, वो वैल्यू आती है 366 किलो जॉल पर मोल, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है किलो जॉल पर मोल में, इससे ज़्यादा वैल्यू आती है मेरी एक्सपेरिमेंट से। उसकी वजह क्या है? इसमें पोलैरिटी होती है बॉन्ड में, तो लिहाजा एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड जो होता है वो मजबूत हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 15। उसका जो पहला पार्ट है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके यूनिट्स बताएं, रिलेशनशिप बिटवीन डिबाई एंड मीटर कूलम बताएं। इसके अलावा आप ये बताएं कि ये किस तरह शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में मदद करता है। इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं इन डाइपोल मोमेंट के लेक्चर के अंदर। हम एक्चुअली इंटरेस्टेड है पार्ट बी के अंदर, विच इज़ अ न्यूमेरिकल, और वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना होगा जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा भी था। वो फार्मूला ये कहता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट हो ऑब्जर्व्ड, तो आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लें। आइडियली उनके रेशो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका परसेंटेज आयोनिक करेक्टर आ जाता है। तो स्टूडेंट, हम इसको कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड, यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, रेशो ली और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट वुड बी द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। नाउ ऑब्जर्व्ड की वैल्यू तो हमें गिवन है, ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, कैलकुलेटेड की वैल्यू गिवन ही है। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमने चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है बॉन्ड लेंथ से या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस से। जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस कंडीशन में कंसीडर हो रहा है। हम अगर ये कंसीडर करें कि जो HBr है इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफर से बन रहा है, तो H पे पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, Br पे पूरा नेगेटिव चार्ज होगा। ये कब डेवलप होगा? जब एक यूनिट चार्ज ट्रांसफर होगा। एक यूनिट चार्ज की वैल्यू यहाँ हम लिखते हैं आइडियली 1.602 10⁻⁹ ये ट्रांसफर हुआ आइडियली कूलम्ब। और डिस्टेंस बिटवीन द HBr या H एंड Br या बिटवीन द चार्जेस कितना है? बॉन्ड लेंथ जो है 1.4 10⁻10 मीटर। नाउ मैं इसको ऐसा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। मेरा आंसर आया 1.602 मल्टीप्लाई करने से 1.4 को, और ये जो 10 वाली वैल्यूज हैं इनको मैं अलग लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा 10⁻29 कूलम मीटर या मीटर कूलम। और मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं कूलम मीटर लिखने से क्यों दूर रहता हूँ, क्योंकि ये समटाइम सेंटीमीटर बन जाता है, लिहाजा बेहतर है इसे मीटर कूलम लिखें। जब ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 2.24308 10⁻⁻29। आप सेकंड डेसिमल तक भी लिख सकते हैं, यानी कि 2.24 भी लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करके आंसर यही आएगा, मीटर कूलम। ये आ गया कैलकुलेटेड। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये वाली, ये सारी आई है हमारे पास कैलकुलेटेड की। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू इन द अबव सिचुएशन, लेकिन उसके लिए इसको पहले डिबाई में कन्वर्ट करना जरूरी है। आप जानते हैं कि जब हम यूनिट्स की कन्वर्जन करते थे, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू मीटर कूलम से जाते थे डिबाई में, तो हम डिवाइड करते थे 3.36 से 10⁻⁻30 मीटर कूलम से। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2.24 10⁻⁻29 को डिवाइड कर देते हैं 3.36 10⁻⁻30 से।
तो जो हमारा आंसर आएगा वो आता है 6.6758 डिवाइड। नाउ हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसको यूज करते हैं इस फार्मूले के अंदर जो हमने लिखा है, इस फार्मूले के अंदर हम यूज करते हैं। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ फार्मूले को, ताकि आप लोग इसे आसानी से कर सकें। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है HBr की, वो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट गिवन है 0.79 डिबाई, और जो हमारे पास कैलकुलेटेड आया वो आया है 6.6758, और इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 11.8%। बुक में 11.7 है विच इज नियरली इक्वल टू आवर आंसर। हम इसे राउंड ऑफ करके 11.8 तक लिख रहे हैं। सो इसमें अराउंड 11 to 12% के दरमियान आयनिक करेक्टर एग्जिस्ट करता है, और अगर एक्यूरेटली वैल्यू देखी जाए तो 11.8 इसमें आयनिक करेक्टर होता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।